आज हम बात करने वाले हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। और ये गतिज ऊर्जा हम बात करेंगे घूर्णी गति में। घूर्णी गति में गतिज ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जब हम रैखिक गति पढ़ रहे थे तो हमने गतिज ऊर्जा निकाली थी। कितनी आई थी रैखिक गति में? जो आपकी गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा को हम के से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। वो कितनी आई थी आपकी? 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। ये आई थी रैखिक गति में आपकी क्या? गतिज ऊर्जा। अब यदि यही गतिज ऊर्जा की बात मैं करूं घूर्णी गति में, इसमें करूं घूर्णी गति में, तो घूर्णी गति में क्या हो जाएगा? के तो आपका के ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ प्रदर्शित करें या यहाँ करें, बात के से प्रदर्शित करेंगे हम गतिज ऊर्जा को। देखिए 1/2 भी एज इट इज रहेगा जैसा का वैसा। देखिए m, हम m के स्थान पे किसका उपयोग करते हैं? I का। किसका उपयोग करते हैं? m के स्थान पे I का उपयोग करते हैं घूर्णी गति में। और v के स्थान पे हम किसका उपयोग करते हैं घूर्णी गति में? ओमेगा का। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो जाता है फॉर्मूला आपका किसका? गतिज ऊर्जा का घूर्णी गति में। और ये फॉर्मूला हो जाता है आपकी गतिज ऊर्जा का रैखिक गति में। k = 1/2 mv²। तो घूर्णी गति में m के स्थान पे क्या आता है आपका? जड़त्व आघूर्ण, तो मैंने I लिख दिया। और वेग के स्थान पे क्या आता है आपका? ओमेगा आता है, तो मैंने ओमेगा लिख दिया और स्क्वायर जैसा का वैसा। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हम डेराइव कैसे करते हैं, मतलब कि इसकी हम स्थापना कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डेराइव करने के लिए एक आपका पिंड मान लेंगे इस प्रकार से। कोई इस प्रकार का आपका एक पिंड है। इस प्रकार का आपका एक कोई पिंड है और ये है इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब ये वो बिंदु है या ये वो अक्ष है जिसके चारों ओर क्या करेगा? ऐसे घूमेगा। ये क्या है आपका? घूर्णन अक्ष है। इस प्रकार समझ सकते हो। हाँ, और ये जो पिंड है, मतलब ये ऐसा घूर्णन अक्ष है और ये पिंड है। मैं जैसी बल लगाऊंगा तो ये पिंड ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। हाँ, तो देखो ये हो गया आपका घूर्णन अक्ष। अब मैं मान लेता हूं, मैं जैसे इस पर क्या लगाऊंगा? आपका बल लगाऊंगा तो कितने वेग से, कितने कोणीय वेग से घूमेगा? ये ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा। जैसे मैं यहां पर बल लगाऊंगा तो ये ओमेगा कोणीय वेग से इस घूर्णन अक्ष के चारों क्या करेगा? घूमना स्टार्ट करेगा। अब देखो ये क्या है? आपका संपूर्ण दृढ़ पिंड है। क्या है आपका? संपूर्ण दृढ़ पिंड। ये पूरा आपका क्या है? दृढ़ पिंड है। ये आपका पूरा दृढ़ पिंड। जो आपका दृढ़ पिंड रहता है वो बहुत सारे किससे मिलके बना होता है? कणों से मिलके बना होता है। बहुत सारे इसके भीतर कण उपस्थित होते हैं। हाँ, अब बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं तो प्रत्येक कण से संबंधित क्या होगा? द्रव्यमान भी होगा। तो मैं बात कर लेता हूं, ये जो आपका कण है इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका? m1 है। कितना है? m1 है द्रव्यमान इस कण का। और इस कण की घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है आपकी? r है। वो कितनी है आपकी? r1 है। वो मैं मान लेता हूँ कितनी है? r1 है। ये जो कण है इसका मैं द्रव्यमान मान लेता हूं आपका m2 है। और इस कण की जो दूरी है घूर्णन अक्ष से वो कितनी है आपकी? r2 है। ये मान लिया। इसी प्रकार से ये एक कण है जिसका द्रव्यमान आपका कितना मान लेता हूं? मैं m3 मान लेता हूं। और इसकी जो यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है आपकी? r3 है। वो कितनी है आपकी? r3 है। अब देखिए इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे कण होंगे, ये m4, m5, m6, m7, m8, ऐसे लगभग कितने कण मैं मान लेता हूँ? यहाँ पर mn कण मान लेता हूँ। यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो कण है वो कितने हैं? n कण है। और जो nवें कण का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? mn होगा। और m1 कण का जो द्रव्यमान है उसकी दूरी कितनी घूर्णन अक्ष से? r1, इसकी r2, इसकी r3। उसी प्रकार से मैं देखते जाऊंगा तो r4, r5, r6, r7 इसी प्रकार से rn तक जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस कण के लिए क्या लिखता हूं? मैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि देखो ये कण है आपका, ये भी कण है, ये भी कण है। इसकी दूरी कितनी है? r1, r2, r3। अब देखो जैसे ही मैं इस पे क्या लगाऊंगा? बल लगाऊंगा तो क्या करेगा? ये दृढ़ पिंड घूमना स्टार्ट करेगा। अब दृढ़ पिंड इसके सापेक्ष क्या करेगा? घूमना स्टार्ट करेगा। अब घूमना स्टार्ट करेगा तो इसके भीतर जो दृढ़ पिंड होंगे वो भी गति करना स्टार्ट करेंगे। और गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे क्या कहते हैं? गति ऊर्जा। मतलब इस कण की भी गति ऊर्जा आएगी, इस कण की भी, इस कण की भी, और ऐसे संपूर्ण कण की गति ऊर्जा आएगी। अब मैं क्या करता हूँ? पहले इस कण की गति ऊर्जा लिखता हूँ।
क्या लिखता हूं मैं, गतिज ऊर्जा। मुझे इस संपूर्ण तरण पिंड की गतिज ऊर्जा लिखनी है, मतलब कि मुझे इस कण की भी गतिज ऊर्जा लिखनी पड़ेगी, इस कण की भी, इस कण की भी, और जितने भी कण है उन सबकी गतिज ऊर्जा लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ, देखो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/2 mv², द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। बताओ इस कण का द्रव्यमान कितना है आपका, m1 है, द्रव्यमान m1 है, और जो आपका वेग है वो मैं मान लेता हूँ जिस वेग से आगे बढ़ रहा है वो वेग है v1, ये जो कण है वो वेग से आगे बढ़ रहा है v2, ये वाला बढ़ रहा है v3। इसी प्रकार से कोई m4 कण होगा तो बढ़ेगा v4 वेग से आगे, कोई आपका m5 होगा तो v5, v6, v7 ऐसे ऐसे vn तक चलते जाएगा। हाँ, तो इसका वेग कितना है v1, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका v1 का स्क्वायर धन, इसका मैं गति ऊर्जा लिखूंगा तो क्या होगा 1/2, द्रव्यमान कितना है इसका m2, और इसका जो वेग है वो कितना है आपका v2 है, तो v2 का स्क्वायर धन, अब मैं इसका लिखूंगा कितना हो जाएगा 1/2, द्रव्यमान कितना है इसका m3, और वेग कितना है इसका v3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से मैं चौथे का भी लिखूंगा तो क्या आएगा 1/2 m4, v4 का स्क्वायर, 5 का लिखूंगा तो 1/2 m5, v5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि मैं n कणों तक जाऊं तो क्या लिखूंगा 1/2 mn vn का स्क्वायर। पहले का था तो m1 v1, m2 v2, m3 v3 ऐसे ऐसे m4 v4, m5 v5, m6 v6। इसी प्रकार से जाते जाऊंगा तो आपका जो n वा कण मिलेगा उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 mn vn का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए हम सब एक संबंध जानते हैं आपके v और ओमेगा के बीच में, क्या होता है आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या होता है आपका v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यदि मैं इस वाले संबंध को केवल इस कण के लिए लिखूं तो क्या होगा, इस कण का वेग कितना है आपका v1 है, यदि मैं इस कण के लिए ये वाला फॉर्मूला को लिखूं तो क्या करना होगा, इस कण का वेग कितना है सबसे पहले तो मुझे देखना है, तो कितना है v1 बराबर, इसके लिए r का मान कितना है r1 है, तो r1 जैसा का वैसा, और ओमेगा का मान तो सबके लिए क्या होगा सेम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो आपका ओमेगा रहता है कोणीय वेग वो क्या रहता है सदैव नियत रहता है, इसलिए मैं क्या करूंगा इस ओमेगा को जैसा का वैसा लिख दूंगा। क्योंकि हम बात करें ये वाले ओमेगा की तो ये वाला ओमेगा इसके लिए भी वही होगा जो कि इसके लिए होगा। हमने पढ़े थे ना रैखिक वेग अलग अलग होता है लेकिन कोणीय वेग सदैव नियत रहता है, क्योंकि वो हमेशा जो एंगल है थीटा वो वही बनाता है, इसलिए आपका जो ओमेगा है वो बदलेगा नहीं, ओमेगा 1 नहीं बनेगा, ओमेगा 2 नहीं बनेगा, ओमेगा 3 नहीं बनेगा, वो ओमेगा का ओमेगा ही रहेगा। लेकिन ये R1 बदलेगा क्योंकि इसके लिए R1 है, इसके लिए R2 है, इसके लिए R3 है, इसके लिए वेग V1 है, इसके लिए V2 है, V3 है, इसलिए V1। तो ये हो गया आपके इस कण के लिए ये वाला फॉर्मूला। इस कण के लिए लगाए तो क्या बन जाएगा V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा। इसी प्रकार से मैं इस कण के लिए लगाऊंगा तो V3 इज इक्वल टू R3 इंटू ओमेगा। इसी प्रकार से यदि मैं लिखते जाऊं तो जो आपका Vn होगा वो कितना हो जाएगा Rn इंटू ओमेगा। तो मैं इस V1, V2, V3 और Vn के मान को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, V1 के स्थान पे, V2 के स्थान पे, V3 के स्थान पे और आपके Vn के स्थान पे। क्या हो जाएगा आपका 1/2 m1। देखो V1 के स्थान पे क्या लिखना है मुझे R1 ओमेगा, तो मैं लिख देता हूँ R1 ओमेगा का स्क्वायर धन 1/2 m2 V2 का मान कितना है R2 ओमेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R2 ओमेगा का स्क्वायर धन 1/2 m3। आपके V3 का मान कितना है R3 ओमेगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ R3 ओमेगा का स्क्वायर धन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2 mn Vn का मान कितना है Rn इंटू ओमेगा, Rn इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। मैंने क्या किया V1, V2, V3 के मान निकाला इस फॉर्मूले की सहायता से और यहाँ पर क्या कर दिया पुट कर दिया। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा आपका, क्या कर देंगे इसका हम स्क्वायर कर देंगे आपका। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, यदि मैं बात करूं तो ke बराबर 1/2 m1 R1 ओमेगा का स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर धन 1/2 m1 R2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा आपका।
ये है आपका R2 है, तो R2 का भी स्क्वायर ओमेगा का भी स्क्वायर धन 1/2 M3 R3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा आपका, और 1/2 Mn आपका Rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, Rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका 1/2 कॉमन है, हर इसमें 1/2 कॉमन है, साथ ही साथ यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी, तो मैं सबसे क्या कॉमन ले लूंगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, ओमेगा स्क्वायर ऑफ 1/2 कॉमन ले लूंगा। तो 1/2 भी मैंने कॉमन ले लिया सब में से, और इस ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। मैं M1 को नहीं ले सकता क्योंकि M1 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, सॉरी ये होगा आपका M2। यहाँ R1 है लेकिन यहाँ पर R1 नहीं, इसलिए मैं R1 कॉमन नहीं ले सकता। अंदर क्या क्या बच जाएगा आपका, R1 स्क्वायर M1 धन M2 R2 स्क्वायर धन M3 R3 स्क्वायर डैश Mn Rn स्क्वायर, ये बच जाएगा। जब मैंने ओमेगा स्क्वायर 1/2 बाहर लिया तो M1 R1 स्क्वायर, फिर यहाँ बचा क्या, M2 R2 स्क्वायर, यहाँ कितना बचा, M3 R3 स्क्वायर, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका Mn Rn स्क्वायर। अब देखिए जो आपका I होता है वो कितना होता है फाइनली, यदि आप देखो तो M R स्क्वायर, यही होता है आपका I इज इक्वल टू कितना होता है M R स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी कौन सा रूप बन रहा है, M1 R1 स्क्वायर, देखो M R स्क्वायर, ये आपका पहला कण का जड़त्व आघूर्ण हो गया, ये आपके दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण हो गया, तीसरे कण का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या, पहले कण का जड़त्व आघूर्ण धन ये हो जाएगा आपका दूसरे कण का धन ये हो जाएगा तीसरे कण का, उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपके nवें कण का जड़त्व, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है M R स्क्वायर, तो ये हो गया M, ये R, M R M R M R। अब ये हमने पहले कण के लिए लिखे थे, जो हमने बनाए थे उसके पहले कण के लिए हमने लिखे थे, तो ये पहले कण का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। हमने दूसरे कण के लिखे थे तो दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण I2 का मतलब। अब देखो मैं I1 I2 I3 कैसी परिस्थिति बन रही थी हमारी, ये था हमारा संपूर्ण दृढ़ पिंड, यहाँ था आपका M1 द्रव्यमान का पिंड जिसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी आपकी R1 थी, उसी प्रकार से दूसरा भी था R2, फिर आपका तीसरा भी था R3, ये था M2 और ये था आपका M3। इसका जड़त्व आघूर्ण क्या निकल जाएगा M1 R1 का स्क्वायर, जो कि निकल भी गया M1 R1 का स्क्वायर, तो इसके स्थान पर मैंने I1 लिख दिया। इसका क्या निकलेगा, जड़त्व आघूर्ण M2 R2 का स्क्वायर, जो मैंने I2 भी लिख दिया, फिर उसी प्रकार I3 IN। अब देखो इसी प्रकार से मैं जितने भी कण हैं उनका क्या निकालूंगा, जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा, तो संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल जाएगा आपका। और मैं संपूर्ण पिंड के जड़त्व आघूर्ण को I से दिखा देता हूँ, किससे दिखा देता हूँ, ये तो आपका केवल इस कण का जड़त्व आघूर्ण निकला, ये इस कण का निकला, ये इस कण का, इसी प्रकार से आपके जितने भी कण हैं उन सबका जड़त्व आघूर्ण यहाँ निकलेगा। तो जैसे जितने भी कण का जड़त्व आघूर्ण निकल जाएगा तो आपका कुल दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा, और वो जड़त्व आघूर्ण मैं मान लेता हूँ I है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इन सब के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, केवल I लिख सकता हूँ, केवल क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ। और इसे ही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू I, ये प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दी। इसके लिए हमने क्या किए, पहले कैसा पिंड, दृढ़ पिंड माने, उसमें आपके 3 कण मान लिए, और तीनों कणों के लिए हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाए, वेग v1 आपका, फिर उसके बाद हमने ये वाला संबंध का उपयोग किया, v इज इक्वल टू r ओमेगा, फिर वहां से आपका v का मान रखिए, उसके बाद इसे सॉल्व किए, फिर 1/2 ओमेगा स्क्वायर को क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिए, अंदर ये बचा, ये किसके फॉर्मूले बन गए, जड़त्व आघूर्ण के। अब हम सब यदि सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ेंगे तो हमें टोटल कण का जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा दृढ़ पिंड का, जिसे हमने I मान लिया, और ये हमारा फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा आसानी से।